बफर्स के ऊपर बात चल रही थी, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो बफर हैं वो किस तरीके से अपना अपना रोल प्ले करते हैं, कैसे वो एसिडिटी को मेंटेन कर एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करते हैं। तो अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि हमारे पास बफर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बफर हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बफर हैं। यही दो बफर हैं जो कि हमारे पास है ना पूरी बॉडी में ऑपरेट होंगे। यही दो, मतलब इन्हीं दो क्लासिफिकेशन के अंदर बफर आते हैं जो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर ऑपरेट होंगे और यही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे और है ना ये हमारे पास एसिडिटी और बेसिसिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि एक्स्ट्रा सेल ये कि किस तरीके से ये दोनों है ना वो एसिडिटी और बेसिसिटी मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे पास तीन तरीक़ों से है ना एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। एक कि हमारे पास ब्लड में रहकर एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करें, एक कि ये हमारे पास है ना रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन करें, और दूसरा ये कि ये हमारे पास रीनल मैकेनिज्म के थ्रू है ना जो एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करें। ठीक है, अब हमें इनकी लोकेशन देखने की। बायकार्बोनेट बफर जो है, बायकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है, अब वो हमारे पास कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है। तो बायकार्बोनेट बफर सिस्टम जो होता है ये हमारे पास लोकेटेड होता है रीनल साइड पे भी, रीनल साइड पर भी अपनी एक्टिविटी करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर रहकर भी अपनी एक्टिविटी करता है, और हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी अपनी एक्टिविटी शो कराता है। वहाँ पर भी ये हमारे पास एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करता है। फॉस्फेट बफर जो है वो चीफली हमारे पास रीनल के अंदर ही काम करता है। ठीक है, और प्रोटीन बफर जो होता है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी आ जाते हैं, और अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो हमारे पास है ना हेमोग्लोबिन आ जाता है। तो ये हमारे पास ब्लड के अंदर रहकर है ना काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करने की है वो है कि हमारे पास कैसे ये हमारे पास बफर सिस्टम ऑपरेट होता है। तो अगर हम सिर्फ जनरल मैकेनिज्म को देखें, बायकार्बोनेट बफर सिस्टम को देखें, तो बायकार्बोनेट बफर सिस्टम के अंदर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर जो उसका सॉल्ट और एसिड कंपोनेंट है वो होता है हमारे पास। सॉल्ट कंपोनेंट जो है स्पेशली वो है सोडियम बायकार्बोनेट, और एसिड कंपोनेंट जो है वो है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। अब इन दोनों का रेशियो जो है ये हमारे पास, हमें किसने बताया इन दोनों का रेशियो बताया, हेंडरसन हाइडेनबर्ग इक्वेशन ने। अगर ये इन दोनों का रेशियो हमारे पास 20:1 होगा तो मतलब कि ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये रेशियो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कार्बनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मीन्स कि हमारे पास है ना एनवायरनमेंट के अंदर एसिडिटी बढ़ रही होगी जिस एनवायरनमेंट में ये होंगे। ठीक है, क्योंकि उस इक्वेशन से हम डिटरमाइन ही ये करते हैं कि अगर हमारे पास उस इक्वेशन के थ्रू हमें किसी बफर की पीएच पता है तो हम उस इक्वेशन से क्या करेंगे कि पीएच का पता लगाएंगे उस एनवायरनमेंट का। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट का पीएच हमारे पास बढ़ रही है, उस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट का पीएच मालूम करेंगे। अगर हमारे पास एनवायरनमेंट का पीएच बढ़ रही है तो हमारे पास क्या होगा कि ये बफर सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा और उस एनवायरनमेंट की पीएच को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो बायकार्बोनेट बफर सिस्टम है इसके अंदर सोडियम बायकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड मेन रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसके अंदर इसका मैकेनिज्म देखें कि अभी काम कैसे करता है, अगर हमने कोई एसिड डाल दिया, ठीक है, सपोज करो एसिड डाला, तो हमारे पास क्या होगा कि एच पॉजिटिव आयन एसिड के लिए हमारे पास डोनेशन यही होती है एच पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास अब इस बफर सिस्टम का कौन सा पार्ट है ना आके इसको कंपनसेट करेगा, तो इसका जो बेसिक वाला पार्ट होता है जो कि हमारे पास बायकार्बोनेट आयन्स हैं वो आएंगे और वो एच पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना देंगे, वीक एसिड बना देंगे जो कि है कार्बनिक एसिड। अब अगर जब वीक एसिड बन जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ याद रखना कि जब वीक एसिड बन जाएगी तो इससे हमारे पास एनवायरनमेंट की पीएच के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एसिड से ही बात चल रही थी, तो हमारे पास एसिड जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड है जो कि चीफ एसिड है, प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी के अंदर। फॉस्फेरिक एसिड है जो कि हमारे पास फॉस्फेट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे पास सल्फर कंटेनिंग एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ है ना अमाइनो एसिड्स जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। और कुछ हमारे पास एसिड्स होते हैं जिसको कहते हैं एट्रोजेनिक एसिड। ये वो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे पास है ना वो मेडिसिन वगैरह के थ्रू हम लोग वो इंड्यूस कराते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो है ना उससे हमारे पास बॉडी के अंदर ये आ जाती हैं एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के एसिड्स है। इसी तरीके से कुछ एसिड्स होते हैं जो कि हमारे पास वॉलेटाइल होते हैं और हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल एसिड वो होते हैं जो कि हमारे पास है ना कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से बने, जैसे कि कार्बोनिक एसिड है। और नॉन वॉलेटाइल एसिड वो होते हैं जो कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गए जो, और है ना फॉस्फोरिक एसिड वगैरह हो गए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल ना हो। ठीक है, अच्छा, वॉलेटाइल एसिड को हम नॉन फिक्स्ड एसिड्स कहते हैं, और जो दूसरे वाले एसिड हैं नॉन वॉलेटाइल एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये हमारे पास कहलाते हैं फिक्स्ड एसिड्स।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो नॉन वॉलेटाइल एसिड्स हैं वो हमारे पास फिक्स्ड एसिड्स कहलाते हैं, और जो वॉलेटाइल एसिड्स हैं वो हमारे पास नॉन फिक्स्ड एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एसिड्स के ऊपर डिस्कस हो रही थी, यहीं से हम इसको चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है और ये कार्बोनिक एसिड, ये बाइकार्बोनेट की वो चल रही थी डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, ये किस तरीके से एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है ना बाइकार्बोनेट आइंस देगा, जो कि H पॉजिटिव आइंस जो कि हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर आए होंगे उसको क्या कर देगा, उसके साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना देगा, और हमारे पास एनवायरनमेंट की पीएच के ऊपर कोई फ़र्क आने नहीं देगा। इसी तरीके से अगर हम बेस ऐड करें, OH हम ऐड करें, तो हमारे पास इस जो हमारे पास बफर सिस्टम है उसमें से हमारे पास H पॉजिटिव आइंस आ जाएंगे। ठीक है, और वो हमारे पास वाटर बना देगा इसको, जो OH हमने एनवायरनमेंट में आए है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास है ना पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक, फॉस्फेट बफर के ऊपर बात चल रही थी, तो मैंने बताया क्या कि मेरे से एक है ना मिस्टेक हो गई थी फॉस्फेट बफर के अंदर। ठीक है, तो अब जो मैं न्यू पिक्चर मैंने बनाई है उसके अंदर आप थोड़ा देखें कि हमारे पास फॉस्फेट बफर है, हमारे पास है ना उसका जो सॉल्ट और एसिड कंपोनेंट है वो क्या क्या है। तो हमारे पास सॉल्ट कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास होता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, और इसका एसिड कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास होता है सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है इसको हम कहते हैं टाइट्रेबल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये किस तरीके से ऑपरेट होता है कि अगर हम H पॉजिटिव आइंस हमारे पास आ जाएं, इसके अंदर आ जाएं, हमारे पास है ना उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर अगर हमारे पास एसिड पार्ट आ रहा है, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सोडियम है ना डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा, यानी कि हमारे पास टाइट्रेबल एसिड बन जाएगा, और वो हमारे पास किसके अंदर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हमारे पास इससे क्या होगा कि सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, चूँकि हमारे पास है ना एसिड है ऑफ बफर का, तो उससे हमारे पास पीएच के अंदर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास है ना बफर का ही एसिड है। अगर हमारे पास कोई दूसरा एसिड इसके अंदर आ रहा होता है, या हमारे पास कोई और चीज़ एसिड है ना एनवायरनमेंट करने वाली चीज़ आ रही होती, वो अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हमारे पास बफर का ही एसिड बन रहा है तो वो हमारे पास एनवायरनमेंट की पीएच के ऊपर अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम बेस ऐड कराते हैं, कि जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब वो क्या है, वो हमारे पास अपना एक सोडियम देगी और एक OH देगी। OH का जो OH जो है, जो कि हमारे पास बेसिकली बेसिक पार्ट होता है, वो कंबाइन हो जाएगा सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट के H पॉजिटिव आयन के साथ। तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा कि वाटर बन जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और जो हमारे पास रिमेनिंग ग्रुप है किसका, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट का, उसमें से रिमेनिंग ग्रुप क्या बचेगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बचेगा, क्योंकि उस ग्रुप ने हमारे पास क्या क्या दिया है, एक H पॉजिटिव आयन दिया है और एक सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट दिया है। तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो हमारे पास कंबाइन हो जाएगा सोडियम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास वो क्या बना देगा, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और वाटर बना देगा। तो हमारे पास क्या था, बेस क्या थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी जो बेसिक कंपोनेंट क्या था, OH था। तो OH को न्यूट्रलाइज कर दिया H पॉजिटिव आयन फ्रॉम सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो इससे हमारे पास पीएच के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास जो दूसरी चीज़ जो बनी है, एक तो वाटर बन गया, लेकिन जो हमारे पास इसमें दूसरी चीज़ बनी है वो है डाईसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये जो डाईसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये हमारे पास है ना क्या होता है कि कभी कभी ब्लड के अंदर दोबारा एब्जॉर्ब भी हो जाता है, नहीं तो ये क्या करता है कि ये हमारे पास टूट जाता है दोबारा, और उसमें से हमारे पास क्या निकलता है, सोडियम और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम ये जो निकलता है ना, ये हमारे पास अभी मैं दूसरी ऑडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे रिस्पायरेटरी में वो ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम और है ना ये फॉस्फेट बफर सिस्टम लिंक्ड हैं। तो उसमें क्या होता है कि सोडियम जो होता है ये हमारे पास दोबारा फिल्ट्रेट से एपिथेलियल सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है, उसमें से हमारे पास वो कार्बोनिक एसिड टूटता है H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर, और H पॉजिटिव आयन जो एपिथेलियल सेल्स के अंदर बन रहे होते हैं वो इसके अंदर है ना फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं, और उस फिल्ट्रेट में से सोडियम आयंस जो हैं वो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स में आ जाते हैं। तो इन दोनों की हमारे पास एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये आप है ना फॉस्फेट बफर याद रखना, इसका मैकेनिज्म याद रखना कि कैसे इसने ऐड करता है, कि ये हमारे पास है ना अगर एसिड ऐड करते हैं तो ये हमारे पास है ना
ये अगर हम एसिड ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास है ना वो इसका बेसिक पार्ट सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आके इसके साथ अटैच हो जाता है और हमारे पास सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, अगर हम बेस ऐड कराते हैं तो हमारे पास वाटर बन जाता है और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाता है। तो ये फॉस्फेट मैकेनिज्म जो है, अगर हमारे पास है ना हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर हमारे पास एसिडिटी बढ़ रही होगी तो हम उसको कंपनसेट कैसे करेंगे कि हमारे पास रीनल मैकेनिज्म के थ्रू हम यूरिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड निकालेंगे ताकि हमारे पास ब्लड की एसिडिटी कम हो जाए। तो उसमें हम कहते हैं कि ये ना यूरिन हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है, ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि टेट्रेबल एसिड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यूरिन के अंदर निकलता है, क्योंकि हमें ब्लड की पीएच कम करानी है। ब्लड की पीएच कम करानी है मीन्स कि हमें एच पॉजिटिव आयन ब्लड में से ज़्यादा निकालने होंगे, और जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन ब्लड में से ज़्यादा निकलेंगे वही एच पॉजिटिव आयन्स हमारे पास इसके अंदर ल्यूमेन के अंदर आएंगे, और हमारे पास ल्यूमेन से फिर ये फिल्ट्रेट में आएंगे। फिल्ट्रेट में हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यानी कि टेट्रेबल एसिड बनेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास यूरिन जो है वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि कैसे मैकेनिज्म्स ऑपरेट होते हैं।